गुड इवनिंग टू डियर ऑल स्टूडेंट। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। जब भी आपके पास इस वीडियो का लिंक मिल जाता है, आपको ग्रुप में मिल जाता है, तो आप उसी समय वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया करें। आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप किसी छोटे मोटे यूट्यूब चैनल को रन करते हो तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, इस लिंक को शेयर कर सकते हो, ताकि आपका ये छोटा सा सहयोग मुझे हिम्मत देता है, मुझे मोटिवेट करता है और मुझे और ज़्यादा क्लास लेने का मन करता है और अच्छे तरीके से क्लास लेने का मन करता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल के जो वीडियो का जो लिंक होता है उसको शेयर करते रहें। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इतना ही। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आज हमने इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाशीय श्वसन में भाग लेने वाला कोशिकांग है। प्रकाशीय श्वसन में भाग लेने वाला कोशिकांग है। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रक, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है लवक। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रक, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है लवक। जवाब देना है प्रकाशीय श्वसन में भाग लेने वाला कोशिकांग है। प्रकाशीय श्वसन में भाग लेने वाला कोशिकांग है। क्या होगा इसका जवाब? केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लवक। देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? प्रकाशीय श्वसन होता है। क्या होता है? प्रकाशीय श्वसन होता है और उस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी दैट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट समूह होते हैं। क्लियर है इतना? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है क्षय रोग का कारक है। क्षय रोग का कारक है या क्षय रोग कारक का नाम बताना है। अब जिसको क्षय रोग नहीं पता, क्षय का मतलब होता है, क्षय रोग मतलब टीबी, टीबी भी बोलते हैं इस रोग को, तो टीबी भी लिखा आ सकता है, क्षय रोग भी लिखा आ सकता है। तो आपको जवाब देना है क्षय रोग का कारक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है विब्रियो कोलेरी, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर सी है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है आपको क्षय रोग का रोग कारक बताना है। क्षय रोग किस रोग कारक के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका जवाब? क्षय रोग या टीबी रोग का रोग कारक। जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ही मनुष्य के अंदर क्या होता है? क्षय रोग होता है, जिसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। ठीक है। विब्रियो कोलेरी क्या होता है? विब्रियो कोलेरी हैजा रोग फैलाता है। विब्रियो कोलेरी हैजा रोग फैलाता है। और टिटनेस कौन फैलाता है? टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो रोग कारक होता है वो टिटनेस को फैलाता है। तो ये तीनों के तीनों रोग इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अब इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर स्पेस था, उसकी जगह बी लिखा आ गया, तो बी नहीं है ये। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेली समान पदार्थ भरा रहता है जो कहलाता है। अब आपको जवाब देना है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका के अंदर, उसके अंदर एक जेली समान पदार्थ भरा रहता है, वो पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी है क्रिस्टी, सी है जीव द्रव और डी है मैट्रिक्स। जवाब देना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेली समान जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव, क्रिस्टी, जीव द्रव या फिर मैट्रिक्स। देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेली समान पदार्थ का, ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक जेली समान पदार्थ भरा होता है। ये पदार्थ मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि
जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जेली समान पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है। अब देखिए हरित लवक के अंदर भी एक भाग होता है, तरल भाग होता है, तो हरित लवक के भाग को हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। आप अभी याद रख लीजिए, स्ट्रोमा वाला सवाल आगे आएगा, मैं वहाँ बता दूंगा। यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेली समान पदार्थ होता है वो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है। एक एटीपी का बार बार मैं बताता हूँ आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट समूह होते हैं। ये उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट समूह होते हैं। इनके विघटन होने पर ऊर्जा हमें या इनके बराबर ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए है 2.0 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर दूसरा है 4.0, ऑप्शन नंबर तीसरा है 7.3 किलो कैलोरी और ऑप्शन नंबर डी है 9.4 किलो कैलोरी। अब जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। एक एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है? 2, 4, 7 या 9। 2 कैलोरी, 4 कैलोरी, 7 कैलोरी या फिर 9 कैलोरी। एक एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है? एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ऊर्जा, जिसने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है 7.3 किलो कैलोरी, बिल्कुल सही जवाब है। एक एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, एक एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है? 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के दलों का रंगीन होना किस लवक की देन है। पुष्पों के दलों का रंगीन होना, पुष्पों के दैट मीन्स जो पुष्पों के रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं वो बताना है आपको, क्या होगा पुष्पों के दलों का रंगीन होना। ऑप्शन नंबर ए है ल्यूकोप्लास्ट, बी है क्रोमोप्लास्ट, सी है एलियोप्लास्ट और डी है क्लोरोप्लास्ट। जवाब देना है पुष्पों के दलों का रंगीन होना किस लवक की देन है। ऑप्शन नंबर ए है ल्यूकोप्लास्ट, बी है क्रोमोप्लास्ट, सी है एलियोप्लास्ट और डी है क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। पुष्पों के दलों का रंगीन होना किस लवक की देन है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला क्रोमोप्लास्ट, बिल्कुल सही जवाब है। जो पुष्प को रंग प्रदान करता है, वो रंग प्रदान करने के लिए क्रोमोप्लास्ट नाम के विशेष लवक होते हैं। ये विशेष प्रकार से लवक ही होते हैं। ये लवक क्या करते हैं? पुष्पों को रंग प्रदान करते हैं। और इसके अलावा ये जो आकर्षक रंग के जो हमारे बीज होते हैं, उन बीजों को भी रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करते हैं। जैसे मक्का के अंदर पीला कलर होता है तो वो उसको प्रदान करने का कार्य क्रोमोप्लास्ट करता है। ठीक, समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार से जो मूंग होते हैं उनको भी हरे कलर के होते हैं वो मूंग, उड़द होते हैं वो काले कलर के होते हैं, तो उनको क्रोमोप्लास्ट के द्वारा चटकीला रंग प्रदान किया जाता है। समझ में आ गया आपको। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक के अंदर का तरल भाग कहलाता है। अभी जब मैंने इससे पहले क्वेश्चन आपको बताया था तब मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तरल भाग या गाढ़ा भाग या जेलीनुमा भाग मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हरित लवक की बात हो रही है। हरित लवक के अंदर का भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रोमा, बी है ग्रेना, सी है क्रिस्टी और ऑप्शन नंबर डी है कोशिका द्रव। अब इसका जवाब देना है आपको, क्या होगा हरित लवक के अंदर का तरल भाग। हरित लवक के अंदर का तरल भाग क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा, ग्रेना, क्रिस्टी, कोशिका द्रव। हरित लवक के अंदर का भाग क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा, ग्रेना, क्रिस्टी या कोशिका द्रव। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है हरित लवक के अंदर का तरल भाग, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला स्ट्रोमा, बिल्कुल सही जवाब है। हरित लवक के अंदर का स्ट्रोमा वाला भाग क्या कहलाता है? हरित लवक के अंदर का स्ट्रोमा वाला भाग, जो तरल भाग होता है वो स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ रिविजन करते रहो और पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। और जो अभी तुरंत जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। अब जैसे ही आज हमारी क्लास नंबर 47 है, इट मीन्स क्लास नंबर 47 है, इसके बाद में जैसे ही क्लास 50 हो जाएगी उसके बाद में मैं 2 अलग अलग फॉर्मेट चलाऊंगा रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग सितंबर में तय है। सितंबर के 15 सितंबर से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास अब बचे हैं टोटल, आपके पास जो दिन बचे हैं वो दिन बचे हैं लगभग 15 दिन के समथिंग बचे हैं।
सॉरी 15 नहीं 20 दिन के समथिंग बचे हैं। तो 20 दिन में मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी पीछे मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उन सभी को मैं एक बड़ी क्लास लेके या बड़ी बड़ी क्लास 2-2 3-3 घंटों की क्लास लेके उन क्लास को मर्ज करके और उसके द्वारा आपको क्या करूँ, उसका रिवीजन करवा दूँ। तो वो भी मैं आपको कम्युनिटी टैब में उसका आज पूछ लूँगा उसके बारे में, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी थ्योरी क्लास भी ले लूँ ताकि आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। तो ये दोनों ही उपाय कैसे हैं आपको कमेंट में बताना है और मैं कम्युनिटी में भी पूछ लूँगा आपसे, ठीक है। कम्युनिटी टैब में आपको आंसर डाल दूंगा, क्वेश्चन डाल दूंगा, आपको आंसर उसका दे देना है कि हाँ सर हम ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो हरित लवक के अंदर का भाग स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। ये सवाल क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, ये 2 बार हो गया है। अगला सवाल है, कोशिका के अंदर नलिकाओं के रूप में बिछा जाल किस कोशिकांग का होता है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है, जिस कोशिकांग में क्या होता है कि ये कोशिकांग नलिकाओं के रूप में पूरी कोशिका के अंदर बिखरा रहता है या बिछा रहता है। उस कोशिकांग का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन नंबर बी है लवक, सी है प्लास्टिड और ऑप्शन नंबर डी है कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर नलिकाओं के रूप में बिछा जाल किस कोशिकांग का होता है। ऑप्शन नंबर ए है अंतःप्रद्रवी जालिका, बी है लवक, सी है प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका द्रव। क्या होगा इसका जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका के अंदर नलिकाओं के रूप में बिछा जाल अंतःप्रद्रवी जालिका का होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने की थी। बार बार बताता हूँ, इसकी खोज जरूर पूछी जाएगी आपसे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की, क्योंकि ये थोड़ा नाम ही अटपटा सा है इसलिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में एक सवाल और पूछा जाता है कि कोशिका को ढांचा प्रदान करने का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है। तो कोशिका को ढांचा प्रदान करने का कार्य भी अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। ये एक विशेष प्रकार की जालिकानुमा संरचना होती है जो संपूर्ण कोशिका के अंदर फैली रहती है। उसको मजबूती प्रदान करना, उसको ढांचा प्रदान करना और अन्य कोशिकांग को सही सिस्टम से तरीके से रखने का कार्य कौन करता है, अंतःप्रद्रवी जालिका करता है, जिसकी खोज पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल क्लियर है, सारे के सारे क्लियर कॉन्सेप्ट करने हैं। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको क्लियर करवाए जाएंगे। अगर आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हो तो भी जुड़ सकते हो आप, लेकिन अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के बाद में हमारी जो चित्तौड़ ब्रांच है और हमारी जो अजमेर ब्रांच है, उन दोनों में से आप किसी में भी आप जुड़ सकते हो। जेट की पूरे साल तैयारी कर सकते हो, ICR की, BHU की पूरे साल तैयारी कर सकते हो। लेकिन इस साल तो आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपके जो पीछे जो बच्चे आएंगे उनको इसके बारे में जरूर बताना चाहिए। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, हमारे मध्य प्रदेश में भी एक ब्रांच खुलने वाली है बहुत जल्दी। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत जल्दी ब्रांच खुलेगी। तो आप लोग कहाँ से हो एक बार मुझे कमेंट करो, तो ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं। अभी आपको कमेंट नहीं करना है, जब क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में कमेंट करना कि सर मैं अजमेर से हूँ, मैं नागौर से हूँ, मैं भिलवाड़ा से हूँ, मैं टोंक से हूँ, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ, या मैं मध्य प्रदेश के इस ज़िले से हूँ, या मैं उत्तर प्रदेश के इस ज़िले से हूँ, या मैं बिहार के इस ज़िले से हूँ। ठीक है, तो कमेंट करना ताकि मुझे आइडिया लगेगा। ठीक है, कमेंट नहीं करते हो आप, बताते नहीं हो आप, कुछ किसी भी चीज़ को पूछता हूँ तो मैं। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला सवाल है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन को मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, एक महीन सूक्ष्म कण होते हैं। इन कणों का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से RNA के द्वारा होता है। समझ में आ गया आपको। राइबोसोम क्या होते हैं, महीन सूक्ष्म कण होते हैं। इसकी खोज पेलाडे नामक साइंटिस्ट ने की थी, तब उन्होंने इसको नाम दिया था पेलाडे पार्टिकल। लेकिन बाद में इसका नाम माइक्रोसोम से फिर बाद में इसका नाम राइबोसोम कर दिया गया। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर नहीं होते हैं, ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर होते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी क्यों होती है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी क्यों होती है। तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, इसकी बाह्य सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो खुरदरी हो जाती है। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर करना है आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है नेक्स्ट।
अगला सवाल है पादप कोशिका में गोल्जिकाय किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्वांटोसोम, बी है गोल्जी बॉडी, सी है डिक्टियोसोम और डी है सिस्टनी। जवाब देना है पादप कोशिका की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ पादप कोशिका में किस नाम से जाना जाता है इसका जवाब देना है। पादप कोशिका में गोल्जिकोय किस नाम से जाना जाता है। गोल्जिकाय की खोज कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। देखिए पादप कोशिका में गोल्जिकाय डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। पादप कोशिका में गोल्जिकाय डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका के जीवद्रव्य में कौन सा कार्बनिक पदार्थ अधिकतम पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको समझना है ध्यान से, यहाँ पर पूछा गया है कार्बनिक पदार्थ। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ पूछा गया है। वैसे तो जो संपूर्ण कोशिका होती है उसमें लगभग 80-90% जल होता है, पानी होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कार्बनिक पदार्थ की। किसकी बात हो रही है, कार्बनिक पदार्थ की, मतलब कार्बन की उपस्थिति वाला पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है न्यूक्लिक अम्ल। अब जवाब आपको देना है कोशिका के जीवद्रव्य में कौन सा कार्बनिक पदार्थ अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। बताना है आपको क्या होगा कोशिका के जीवद्रव्य में या कोशिका द्रव में। देखिए दोनों प्रकार से आ सकता है। जीवद्रव का ही एक भाग कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव क्या होता है, कोशिका द्रव मुख्य रूप से जीवद्रव होता है। तो कुछ किसी भी प्रकार से वो पूछ सकता है। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका के जीवद्रव में प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। कोशिका के जीवद्रव में प्रोटीन नामक पदार्थ, कोशिका के जीवद्रव में प्रोटीन नामक पदार्थ, प्रोटीन नामक कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मकरंद प्राप्त होता है। मकरंद प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है फल से, बी पुष्प से, सी जड़ से, डी पत्तियों से। क्या होगा इसका जवाब, मकरंद प्राप्त होता है। मकरंद प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है फल से, बी पुष्प से, सी जड़ से, डी पत्तियों से। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। मकरंद प्राप्त होता है फल से, पुष्प से, जड़ से या पत्तियों से। जिसने इसका जवाब दिया है मकरंद, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला पुष्प से, बिल्कुल सही जवाब है। मकरंद कहाँ से प्राप्त होता है, पुष्प से प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ मकरंद को प्राप्त करने के लिए फूलों से रस चूसती हैं, उस रस को छत्ते में लाती है, इकट्ठा करती है, शहद का निर्माण होता है। ठीक है। अब इस मकरंद को हम नेक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दांसू, खतरनाक, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करता है। जिसको पता नहीं है कि राइबोसोम की उप इकाइयाँ क्या होती है, 50S प्लस 80S मिलकर, 50S प्लस 40S मिलकर, 80S मिलकर जो उप इकाइयाँ होती है वो मुख्य इकाई का निर्माण करती है। मैंने पहले भी बताया हुआ है ये। ठीक है। तो इसका जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रक, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है ए है केंद्रक, बी है केंद्रिका, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है हरितलवक। निम्न में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करता है। केंद्रक, फिर केंद्रिका, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर हरितलवक। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर राइबोसोम की उप इकाइयों का, जिसने जवाब दिया है कि राइबोसोम की जो उप इकाइयाँ होती है वो केंद्रिका से जुड़ती है, न्यूक्लियोलस। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। अब समझना है यहाँ पर चीज़ क्या है। देखिए राइबोसोम का जो निर्माण होता है, राइबोसोम की उप इकाइयों का जो निर्माण होता है वो होता है केंद्रिका से। केंद्रिका कहाँ पर होती है, केंद्रिका को हम इंग्लिश में न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। ये केंद्रिका या न्यूक्लियोलस केंद्रक के अंदर होती है। केंद्रक दैट मीन्स जो सेंटर पार्ट होता है या CPU होता है, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो उसको पूरी कोशिका को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, उसको हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर ही एक केंद्रिका होती है जिसके द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जा सकता है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, क्रोमेटीन किसके बने होते हैं। क्रोमेटीन धागेनुमा संरचना होती है केंद्रक के अंदर, पहले बता दिया था मैंने। क्रोमेटीन किसके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है RNA और DNA के, ऑप्शन नंबर बी है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन के, ऑप्शन नंबर सी है A और B दोनों के, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है क्रोमेटीन किसके बने होते हैं। क्रोमेटीन किसके बने होते हैं, क्रोमेटीन किसके बने होते हैं। DNA, RNA, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, A और B दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। A B C D किसके बने होते हैं, क्रोमेटीन किसके बने होते हैं।
देखिए जिसने इसका जवाब दिया है क्रोमेटिन का, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रोमेटिन बने होते हैं वो डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इन चारों के बने होते हैं। धागनुमा संरचना होती है, विशेष रूप से धागनुमा संरचना होती है जो केंद्रक में उपस्थित होती है। ये किसकी बनी होती है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन चारों की बनी होती है। ये ऑप्शन नंबर सी जिसने जवाब दिया है, ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जिसने दिया है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, केंद्रक झिल्ली का निर्माण किस कोशिकांग से होता है? क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। वापस से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो केंद्रक होता है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, कवरिंग मटेरियल होता है, वो केंद्रक झिल्ली का निर्माण किस कोशिकांग से होता है? केंद्रक झिल्ली का निर्माण, केंद्रक झिल्ली का निर्माण किस कोशिकांग से होता है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रिका, बी है राइबोसोम, सी है गोल्जिकाय और डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जवाब देना है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण किस कोशिकांग से होता है? केंद्रिका, राइबोसोम, गोल्जिकाय या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्या होगा इसका जवाब? देखिए जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया है, गोल्जिकाय, बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण गोल्जिकाय से होता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण, वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि केंद्रक को कवर करने वाले कवरिंग मटेरियल किस कोशिकांग से बनता है, तो भी आपको जवाब देना है गोल्जिकाय से बनता है। किससे बनता है? गोल्जिकाय से बनता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा कोशिकांग केंद्रक निर्माण में सहायक है, तो भी आपको जवाब देना है गोल्जिकाय, क्योंकि केंद्रक के किसी न किसी हिस्से का निर्माण हो रहा है। तो वो आपसे क्वेश्चन को किसी प्रकार से आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए कैसे भी वो क्वेश्चन को आपसे घुमा के पूछ सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो गोल्जिकाय है वो ही झिल्ली का निर्माण करता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, डीएनए का कौन सा प्रकार सर्वाधिक जीवों में पाया जाता है? अब आप सब लोगों को पता है डीएनए अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, लगभग 4 प्रकार के होते हैं। तो डीएनए का निम्न में से कौन सा प्रकार सर्वाधिक जीवों में पाया जाता है? डीएनए का कौन सा प्रकार सर्वाधिक जीवों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या जेड? क्या होगा? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए या जेड डीएनए? डीएनए का कौन सा प्रकार सर्वाधिक जीवों में पाया जाता है? अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए का जो बी डीएनए टाइप होता है, डीएनए का जो बी डीएनए टाइप होता है वो सर्वाधिक जीवों में पाया जाता है। डीएनए का बी डीएनए टाइप, डीएनए का बी डीएनए टाइप सर्वाधिक जीवों में पाया जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मूल नहीं है। निम्न में से मूल नहीं है, मूल दैट मीन्स जड़। निम्न में से कौन सी ऐसी चीज है जो जड़ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मूली, फिर गाजर, फिर आलू, फिर शकरकंद। मतलब मूली, इनमें से कौन सा ऐसा पादप है जो मूल नहीं है यानी कि जड़ नहीं है? तो मूली तो एक प्रकार की मूल होती है, गाजर भी एक प्रकार की मूल होती है या जड़ होती है। आलू मूल नहीं होती है यानी कि जड़ नहीं होती, वो तना होता है। और शकरकंद क्या होती है? ये भी एक जड़ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। आलू क्या है? आलू एक विशेष प्रकार का तना है, कंद रूपांतरित तना है, ये जड़ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। समझ में आ गया आपको? मूली जड़ होती है, गाजर जड़ होती है, आपकी शकरकंद भी जड़ होती है। शकरकंद को स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं। जब बच्चे स्वीट पोटैटो पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, कन्फ्यूजन यहाँ पर ज़्यादा होता है कि जब पोटैटो आपका स्टेम है तो शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो भी आपका क्या हो जाएगा? स्टेम हो जाएगा और दोनों की फैमिली भी सेम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आलू एक विशेष प्रकार का स्टेम यानी कि तना है और शकरकंद एक विशेश प्रकार की कन्वर्टेड रूट यानी कि जड़ है। ये पोटैटो होता है, ये स्वीट पोटैटो होता है, ये सोलेनेसी में आता है और ये आता है कॉन्वोल्वुलेसी में। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बारीकी से आपको इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर ही समझाया जाएगा। तो अगर आपको पसंद आ रही है क्लास तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका अमोनिया, बी है यूरिक अम्ल, सी है यूरिया और डी है कार्बनिक अम्ल। जवाब देना है आपको। मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का, कार्बनिक अम्ल का? क्या होगा इसका जवाब बताना है आपको। मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया या कार्बनिक अम्ल? क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया या कार्बनिक अम्ल?
मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया, ना कि यूरिक एसिड, यूरिया का उत्सर्जन करता है। सी वाला जवाब बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नरलिंग हार्मोन है। मानव नरलिंग हार्मोन है। मानव नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन, बी है प्रोजेस्टेरोन, सी है टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। मानव नरलिंग हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या उपरोक्त सभी? ए, बी, सी या डी? मानव नरलिंग हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या उपरोक्त सभी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका जवाब? यहाँ पर बात हो रही है मानव के नरलिंग हार्मोन की, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ नर के अंदर पाया जाता है उस हार्मोन की बात हो रही है। तो जिसने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल सही जवाब है, और जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी उनका जवाब गलत है। अगर यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ था कि निम्न में से मानव का लिंग हार्मोन, तो लिंग हार्मोन में तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो मादा हार्मोन होते हैं और टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिंग हार्मोन यानी कि नर लिंग हार्मोन पूछा है, तो नर लिंग हार्मोन तो टेस्टोस्टेरोन होता है और मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल देखिए, कॉन्सेप्ट वापस से समझा देता हूँ। नर की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन और मादा की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जवाब देना है। उपरोक्त सभी जवाब कब देना है? जब आपको पूरा का पूरा मानव लिंग हार्मोन का सेट ही पूछा जाता है जिसमें नर और मादा दोनों इंक्लूड हो, तब आपको जवाब देना है उपरोक्त सभी। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु स्त्राव का कारण है। बिंदु स्त्राव का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है मूल दाब, बी है मृदा ताप, सी है मृदा नमी और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका जवाब? बिंदु स्त्राव। अब जिसको पता नहीं बिंदु स्त्राव क्या होता है, बिंदु स्त्राव मैं समझा देता हूँ। देखिए, बिंदु स्त्राव का मतलब ये होता है जब रूट के अंदर जब पत्तियों से जल की बूंदों छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल निकलता है तो वो बिंदु स्त्राव के नाम से जाना जाता है। वाष्पोत्सर्जन एक अलग चीज होती है, उसमें जल वाष्प के रूप में निकलता है। इसमें जो बिंदु स्त्राव होता है इसमें जल क्या होता है? तरल के रूप में ही निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? तरल के रूप में निकलेगा, और जो हमारी पत्तियां होती हैं उसके अंदर जो रोम होते हैं उन रोम से निकलता है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। बिंदु स्त्राव कहाँ से निकलेगा? बिंदु स्त्राव का मतलब क्या है? बिंदु स्त्राव का मतलब जल से छोटी छोटी बूंदों के रूप में पत्तियों से छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल का निकलना बिंदु स्त्राव कहलाता है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मूलदाब, बी है मृदाताप, सी है मृदा नमी और डी है उपरोक्त सभी। तो बिंदु स्त्राव का जो मुख्य कारण होता है वो मूलदाब, यानी कि जब जड़ों के अंदर दाब बढ़ जाता है, जड़ों के अंदर या मूल के अंदर जब दाब बढ़ जाता है तो इस दौरान क्या हो जाता है? इस दौरान पत्तियों के जो सतह होती हैं वहाँ पर से जो रोम होते हैं उन रोम पर से छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल निकलना प्रारंभ हो जाता है, और उसी अवस्था उसी कंडीशन को बिंदु स्त्राव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। बिंदु स्त्राव का कारण क्या है? मूलदाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस का बाह्य आवरण क्या कहलाता है। क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वापस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? वायरस का बाह्य आवरण क्या कहलाता है। वायरस यानी कि वायरस जो होता है उसका बाह्य आवरण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है टोनोप्लास्ट, बी है कोरल रीफ, सी है कैप्सिड और डी है पिनोलोस। क्या होगा इसका जवाब? वायरस का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट, कोरल रीफ, कैप्सिड या पिनोलोस? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? वायरस का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट, कोरल रीफ, कैप्सिड, पिनोलोस? क्या होगा इसका जवाब? टोनोप्लास्ट, कोरल रीफ, कैप्सिड या पिनोलोस? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला कैप्सिड बिल्कुल सही जवाब है। वायरस का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। अब इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है कि वायरस का प्रोटीन चोल या वायरस का प्रोटीन आवरण या वायरस को कवर करने वाली प्रोटीन किस नाम से जानी जाती है, तब भी आपको जवाब देना है कैप्सिड। क्या जवाब देना है? कैप्सिड जवाब देना है। वायरस का जो बाहर का आवरण होता है वो एक प्रोटीन नुमा संरचना से घिरा होता है जिसको हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अगला सवाल देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए है पोलियो, बी है खसरा, सी है चेचक और डी है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है? पोलियो, खसरा, चेचक या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका जवाब? पोलियो, खसरा, चेचक या उपरोक्त सभी? निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है? पोलियो, खसरा, चेचक या उपरोक्त सभी? अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है
उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। पोलियो, खसरा, चेचक ये जो तीनों रोग हैं ये वायरस के द्वारा ही होते हैं। और कोविड-19 नामक जो बीमारी होती है, कोविड-19 नामक जो बीमारी होती है वो कोरोना वायरस से होती है। आज तक का सबसे खतरनाक वायरस जो है वो क्या है? कोरोना वायरस है, जिसने क्या कर रखा है? भयंकर तबाही मचा रखी है। इसके कारण आप सब लोग अभी अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, क्लासेस नहीं चल रही है ऑफलाइन, इसलिए आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है एक छोटे से वायरस की वजह से। समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल आईसीआर में बार बार पूछा गया है ये सवाल, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है? मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? क्वेश्चन देखिए, मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी है डाइसल्फाइड बॉन्ड, सी है ऑक्सीजन बॉन्ड और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन बॉन्ड। मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड या नाइट्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर बी जिसने जवाब दिया है डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड सेतु के नाम से भी जाना जाता है इसको, बिल्कुल सही जवाब है। इंसुलिन जो इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड होते हैं उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। बच्चों आईसीआर में ये सवाल रिपीट हुआ है 2 बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है वापस से, ध्यान रखना। मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड किसके द्वारा आपस में जुड़ते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है क्वाशियोरकोर, ऑप्शन नंबर बी है मेरस्मस, सी है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? क्वाशियोरकर, मेरस्मस, ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? क्वाशियोरकर, मेरस्मस, ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि क्वाशियोरकर और मेरस्मस, बिल्कुल सही जवाब है। क्वाशियोरकर और मेरस्मस दोनों के दोनों जो रोग हैं वो किससे होते हैं? क्वाशियोरकर और मेरस्मस दोनों के दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। क्लियर है? क्वाशियोरकर और मेरस्मस दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, आरएच तत्व की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है लैंडस्टीनर, बी है विनर, सी है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है आपको, क्या होगा इसका जवाब? आरएच तत्व की खोज किसने की थी? आरएच तत्व की खोज किसने की थी? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। आरएच तत्व की खोज किसने की थी? आरएच तत्व की खोज की थी लैंडस्टीनर और विनर ने। आरएच तत्व कहाँ होता है? रक्त के अंदर होता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आज की क्लास के लिए इतना, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल मिलेंगे सुबह ठीक 11:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खाना खाते रहिए, लेकिन रिवीजन करते रहिए, अंदर ही रहिए, घर के अंदर ही रहिए, क्योंकि बाहर तो कोरोना वायरस है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा कि सभी आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसका अगर आप रिवीजन चाहते हो, फास्ट फॉरवर्ड क्लास चाहते हो, तो वो भी मैं आपको कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, आपको आंसर देना है उसका। और थ्योरी वाली क्लास चाहते हो आप ऐसे चैप्टर वाइज स्क्रीन के ऊपर, तो वो भी मैं आपको कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। ठीक है, तो दोनों का आपको जवाब देना है। और ये क्लास कैसी लगी इसका भी आपको जवाब देना है। ठीक है, आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके मुझे बताना आप लोग कहाँ से हो, राज्य का नाम भी लिखना और जिले का नाम भी लिखना। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।